Hello everyone, welcome to session number 2 of circles. So let's get started. क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने, तो हमेशा की तरह वीडियो को पॉज करो, टाइप आइडेंटिफाई करो और सॉल्व करना स्टार्ट करो, फिर डिस्कस करते हैं इसको। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, इक्वेशन ऑफ द सर्कल हैविंग इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन बाय द सर्कल एज अ डायमीटर। ठीक है, तो क्या मतलब है क्वेश्चन के स्टेटमेंट का? इक्वेशन ऑफ द सर्कल, ऐसे सर्कल की इक्वेशन हैविंग इंटरसेप्ट ऑफ दिस लाइन बाय दिस सर्कल। तो ये जो सर्कल है इसका नाम रख देते हैं सी और ये लाइन एल। तो हमें बोला क्या गया, सर्कल सी के ऊपर लाइन एल जो इंटरसेप्ट कट करेगी। डायग्राम बना रहे हैं, तो ये हो गया हमारा सर्कल सी, दिस इज लाइन एल, राइट। तो इस इंटरसेप्ट को, लेंथ ए बी को डायमीटर लेके हमें एक सर्कल बनाना है, उसकी इक्वेशन बतानी है। ठीक है, तो देखते हैं इसको। ए बी को डायमीटर लेके अगर हम एक सर्कल बनाएं, सपोज ये एक सर्कल है, ठीक है, इसकी इक्वेशन बतानी है। तो हो सकता है देख के आइडिया लग रहा। पहली चीज तो ये कि अगर ए बी को डायमीटर लेके सर्कल बनाया गया तो हमें उसकी इक्वेशन के लिए दो चीजें पता करनी होती हैं, एक उसका सेंटर और दूसरा उसका रेडियस। ठीक है, तो अगर तुम ए बी का मिड पॉइंट मार्क कर लो ना, पॉइंट एम, ठीक, तो वो क्या होगा, सर्कल का सेंटर होगा। तो पहला काम हमें ये करना है कि एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, राइट। तो उसके लिए वापस से अगर तुम सी वाले सर्कल को देखो ना, ग्रीन वाले को, तो सिचुएशन क्या है कि इसका सेंटर तुम्हें पता है, सेंटर कितना देख सकते हैं इक्वेशन में से -3,4, और रेडियस भी पता है 5 के इक्वल है। तो अगर तुम इसको यहां से ज्वाइन करो, ये रेडियस कितना 5 के इक्वल। ठीक, तो एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं क्या? एम पॉइंट फाइंड करना आता है हमें, क्योंकि एम पॉइंट एक्चुअल में है क्या, दिस इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑन द लाइन ए बी। ठीक है, ये हमें पता है ए बी का जो सेंटर एम है उसको अगर तुम सी से सेंटर से ज्वाइन करोगे तो वो जो लाइन बनेगी वो ए बी के परपेंडिकुलर होगी। तो एक तरीका ये है करने का कि सी सेंटर से -3,4 से ए बी लाइन के ऊपर बनने वाले फुट ऑफ परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड कर लो। वो हमें स्ट्रेट लाइन में सीखी होती है, ठीक है, तो वो फाइंड कर सकते हैं। तो यहां से क्या होगा, एम की वैल्यू आ जाएगी। एक बार m के कोऑर्डिनेट्स आ गए तो उसके बाद सेंटर से लेके m तक का डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लो p है, ये डिस्टेंस आ जाएगा। तो अगर ये p वाला डिस्टेंस आ गया, रेडियस पता है 5 के इक्वल है, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या मिल जाएगा, am मिल जाएगा तुम्हें, डिस्टेंस am। और डिस्टेंस am किसके बराबर होगा, रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर होगा। तो इसका मतलब जो m के कोऑर्डिनेट्स है वहां से सेंटर ऑफ द सर्कल मिल गया, जो am वाला डिस्टेंस है वहां से क्या मिल गया, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो सर्कल की इक्वेशन लिख सकते हो। ठीक है, वही पूछी गई हमसे। तो ये तो हो गया एक तरीका, मेथड नंबर 1 इसको करने का। ठीक है, ओके, एक दूसरा तरीका सुनना। ठीक है, ये जो रेड वाला सर्कल है ना, जिसकी इक्वेशन हमसे पूछी गई है, हम क्या बोल देंगे, इस सर्कल की प्रॉपर्टी क्या है कि ये पास कर रहा है कहां से, थ्रू द इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ द सर्कल सी एंड द लाइन एल। और किसी सर्कल और एक लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करने वाले सर्कल की इक्वेशन, फैमिली ऑफ सर्कल्स की इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, एस प्लस लैम्डा एल बराबर 0। तो ध्यान देना, फैमिली ऑफ सर्कल का कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ द गिवन सर्कल एंड द गिवन लाइन, s प्लस लैम्डा एल इक्वल टू 0। अब दोनों की इक्वेशन में पता है, पुट कर देना। सर्कल की इक्वेशन कितनी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस लैम्डा टाइम्स एल, ए बी लाइन की इक्वेशन y प्लस 3x इक्वल टू 0। अब एक बार हमने इक्वेशन लिख ली, हमारे पास एक ही स्टेप करना बाकी है कि लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है किसी तरीके से। और उसके लिए हमारे पास कंडीशन क्या है कि ए बी वाली जो लाइन है ना, वो उस सर्कल की डायमीटर है, एस प्लस लैम्डा एल बराबर 0 वाले सर्कल की। तो इसका मतलब ये कि इस सर्कल का जो सेंटर होगा, इट्स सेंटर विल लाई ऑन द लाइन ए बी, क्योंकि ए बी उसका डायमीटर है, तो सर्कल का सेंटर क्या होगा, ए बी लाइन के ऊपर लाई करेगा। तो इस कंडीशन का यूज करके हम लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो देख लो एक बार क्या बनेगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स का कोफिशिएंट कितना 6 प्लस 3 लैम्डा, वाई का कोफिशिएंट कितना -8 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। ये सर्कल की इक्वेशन है। इसका सेंटर कहां पे होगा, इट्स सेंटर, सेंटर के लिए क्या करते हैं, -u,-f पे होता है, तो x कोऑर्डिनेट का हाफ करके उसको x कोफिशिएंट का हाफ करके उसको माइनस से मल्टीप्लाई करते होते हैं। तो -6 माइनस 3 लैम्डा बाई 2 एंड दिस वुड बी 8 माइनस लैम्डा बाई 2। यहाँ पे सर्कल का सेंटर है
और ये ए बी लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करवा देते हैं, जो कि कितनी थी, y प्लस 3x इक्वल टू 0। तो इसमें पुट करो, y की वैल्यू कितनी, 8 माइनस लैम्डा बाई 2, 3 टाइम्स x की वैल्यू कितनी, -6 माइनस 3 लैम्डा बाई 2 इक्वल टू 0। तो ये कितना मिल गया तुम्हें, 8 माइनस लैम्डा माइनस 18 माइनस 9 लैम्डा इक्वल टू 0। तो लैम्डा इक्वल टू -1। बस लैम्डा ही अननोन था, लैम्डा की वैल्यू आ गई। इसी लैम्डा को हम क्या करेंगे, इस सर्कल की इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो कंप्लीट सर्कल की इक्वेशन मिल जाएगी। तो देख लो लैम्डा की वैल्यू -1 पुट करके कितना मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9y इक्वल टू 0। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल। चेक कर लो ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ध्यान देना, आपकी मर्जी है, फैमिली ऑफ सर्कल का कंसेप्ट भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो जो पहले बताया कि सेंटर उसका अलग से फाइंड कर लो, फुट ऑफ परपेंडिकुलर से मिल जाएगा, और रेडियस उसका अलग से फाइंड कर लो, पाइथागोरस थ्योरम से मिल जाएगा। दोनों ऑप्शंस है हमारे पास। ओके, लेट्स स्टार्ट। द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ सर्कल विच बाइसेक्ट्स द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ द सर्कल्स। तो दो सर्कल्स गिवन है हमें, और एक तीसरे सर्कल की बात चल रही है जो कि इन दोनों के सर्कमफ्रेंस को बाइसेक्ट करके जाएगा। अब ऐसे भी क्वेश्चंस काफी कॉमन है, देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, और इसका कंसेप्ट क्या है वो देख लेते हैं एक बार जल्दी से। लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल, जो सर्कल नहीं पता हमें जिसकी बात चल रही है उसका नाम रख देते हैं सी, और बाकी के दो सर्कल जो गिवन है, एक का नाम रख दिया C1, एक का नाम रख दिया C2। अब C वाला जो सर्कल है वो C1 C2 दोनों के सर्कमफ्रेंस को बाइसेक्ट कर रहा है। तो पहले तो कंसेप्ट देख लो, बाइसेक्ट सर्कमफ्रेंस को अगर बाइसेक्ट कर रहा है उसके लिए कौन सी कंडीशन लगाई जाएगी। तो देखना, ये मान लो C1 सर्कल है, ठीक है। तो अगर तुम चाहते हो कि एक दूसरा सर्कल C उसके सर्कमफ्रेंस को बाइसेक्ट करे, तो सर्कमफ्रेंस को बाइसेक्ट करने का मतलब इसके सर्कमफ्रेंस को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। और अगर तुम C1 का कोई भी डायमीटर ड्रॉ करोगे ना, AB अगर इसका डायमीटर है, तो डायमीटर भी क्या करते हैं, सर्कमफ्रेंस को बाइसेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब अगर सर्कल C को C1 के सर्कमफ्रेंस को बाइसेक्ट करना है, तो वो उसके डायमीटर के एंड पॉइंट से पास करके जाएगा, ऐसी सिचुएशन बनेगी। तो इस केस में हम बोल देंगे कि जो सर्कल C है वो C1 के सर्कमफ्रेंस को बाइसेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब कंसेप्ट क्या मिल गया, कंडीशन तुम क्या लगाओगे कि जो AB है, AB क्या है इस केस में, दोनों की कॉमन कोड। सो दैट मीन्स कॉमन कोड ऑफ सर्कल C and C1 is nothing but the diameter of the circle C1। तो ये कंसेप्ट लगेगा हमेशा कि दोनों की कॉमन कोड की जो इक्वेशन है वो C1 की डायमीटर होगी, क्योंकि C1 का सर्कमफ्रेंस बाइसेक्ट हो रहा है। तो बस यही कंडीशन लगाएंगे, पहले C1 के लिए लगाएंगे फिर C2 के लिए लगाएंगे। तो देख लो, पहले C1 के लिए अगर बात करें, सबसे पहले C वाला जो सर्कल है वो अननोन है, इसकी इक्वेशन में मान रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, राइट। तो पहले C1 के लिए क्योंकि बात कर रहे हैं, तो करेंगे क्या, C और C1 की कॉमन कोड की इक्वेशन फाइंड करेंगे। और कॉमन कोड की इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, S1 माइनस S2 बराबर 0 से। तो देख लो, C की इक्वेशन है तुम्हारे पास, C1 की इक्वेशन है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या मिलेगा सब्ट्रैक्ट करके, दिस वुड बी 2gx प्लस 2fy प्लस c एंड प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये आ गई इक्वेशन ऑफ कॉमन कोड ऑफ सर्कल C एंड सर्कल C1। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी कि ये जो कॉमन कोड है ये डायमीटर होगी किसकी, सर्कल C1 की। इसका मतलब क्या, जो सेंटर होगा C1 का वो इसके ऊपर लाई करेगा, ठीक है। डायमीटर का मतलब यही है। तो अब C1 का सेंटर देख लो कहां पे है, C1 का सेंटर ओरिजिन पे 0,0, तो मतलब 0,0 इसको सेटिस्फाई करवा देंगे। तो 0,0 जब रखोगे कितना मिलेगा, C प्लस 4 इक्वल टू 0, दैट मीन्स C इक्वल टू -4, राइट। एक कंडीशन लग गई। सेम चीज लगाई जाएगी किसके लिए, सर्कल C2 के लिए। उसके लिए फिर से इक्वेशन ऑफ कॉमन कोड लिखी जाएगी। कॉमन कोड के लिए क्या करेंगे, दोनों सर्कल की इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये देखो कितनी आएगी, 2gx प्लस 2x 2fy माइनस 6y, 2gx प्लस 2x एंड प्लस 2fy माइनस 6y। और कांस्टेंट टर्म्स के लिए c -1 इक्वल टू 0।
ये आगे दोनों की कॉमन कोड की इक्वेशन, सर्कल सी और सर्कल C2 की। फिर से ये वाली जो इक्वेशन होगी ये क्या होगी, सर्कल C2 की डायमीटर होगी। इसका मतलब सेंटर ऑफ सर्कल C2 विल लाई ऑन दिस, और C2 का सेंटर देख लो कहां पे है, C2 का सेंटर 1,-3 पे है, तो 1,-3 पुट कर रहे हैं इसमें, देख लेना x की वैल्यू 1, सो दिस वुड बी 2g + 2, y की वैल्यू -3, सो दिस वुड बी -6f + 18 + c - 1 = 0, और c की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है -4, यहाँ पे पुट कर दो, तो क्या मिला 2g - 6f -4 - 1 इज -5, -5 + 2 -3, तो प्लस का 15 = 0, राइट, ये चीज आ गई। ओके, पूछा गया था लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो जो सर्कल सी तुमने माना था इसका सेंटर कहां पे है, -g, -f पे, इसका लोकस पूछा गया था। लोकस के लिए चाहो तो क्या कर सकते हो, इसको h, k से रिप्लेस कर सकते हो, तो इसका मतलब h की वैल्यू एक्चुअल में किसके इक्वल है, -g के बराबर, और k की वैल्यू किसके बराबर, -f, तो यहाँ पे रिप्लेसमेंट कर देते हैं, g = -h रखना पड़ेगा और f रखना पड़ेगा -k के बराबर, +15 = 0, तो h और k में रिलेशन आ गया कितना, 6k - 2h + 15 = 0, और लोकस के लिए h और k को x और y से रिप्लेस करेंगे, तो दिस वुड बी 2x - 6y = 15, चेक कर सकते हो ऑप्शन में। सो ऑप्शन इज अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, प्रोवाइडेड आपको ये कंसेप्ट पता है कि अगर एक सर्कल दूसरे सर्कल के सर्कमफ्रेंस को बाइसेक्ट करता है तो उसके लिए कौन सी कंडीशन यूज करते हैं, ठीक है। और कंडीशन क्या है, दोनों की जो कॉमन कोड है वो डायमीटर बनेगी उस सर्कल की जिसका सर्कमफ्रेंस बाइसेक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब उसका सेंटर उस कॉमन कोड के ऊपर लाई करवा दिया जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 3, इफ वन ऑफ द सर्कल्स, दो सर्कल की इक्वेशन गिवन है, लाइज विद इन द अदर, एक सर्कल दूसरे के अंदर लाई कर रहा है, अब नहीं दे रखा कौन से किसके अंदर है, तो कोई भी एज्यूम कर सकते हैं, तो मान लो ये सर्कल C1 है, ये है सर्कल C2, और मान लेते हैं कि C1 के अंदर लाई कर रहा है कौन सा, C2, कौन सा कंसेप्ट है, पोजीशन ऑफ टू सर्कल्स इन अ प्लेन, इसके लिए कंडीशंस होती हैं कि जब दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे क्या कंडीशन होगी, एक दूसरे के अंदर होंगे क्या कंडीशन होगी, तो उसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, राइट। तो कंडीशन क्या होती है, अगर हम ये बोल दें कि C2 C1 के अंदर लाई कर रहा है, इसका मतलब क्या होता है, इन दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स इज लेस देन R1 - R2 का मोड, ठीक है। तो दोनों के सेंटर देख लेते हैं कहां कहां पे है, C1 का सेंटर कहां पे है, -a,0, और रेडियस कितना, √a² - c। C2 का सेंटर कहां पे है, -b,0, और रेडियस कितना, √b² - c। और C1 डायग्राम से पता चल रहा है C1 का रेडियस ज्यादा होगा, ये मान के चल रहे हैं हम, ठीक है। तो कंडीशन लगाओ, C1 C2 के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस कितना आएगा, ये बनेगा √a - b का स्क्वायर, दिस इज लेस देन R1 - R2, जो बड़ा है उसको पहले लिख लेना, √a² - c -√b² - c। अगर एग्जाम्पशन नहीं लेना चाहते कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, तो यहाँ पे भी मोड लगा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं उसमें, राइट। अब दोनों साइड पे स्क्वायरिंग कर रहे हैं, अब तो क्या बन गया, इनइक्वालिटी का क्वेश्चन बन गया, इसको सोल्व करना है और हमें बताना है ए बी कैसा होगा और सी कैसा होगा, तो बस सिंप्लीफिकेशन है, करते जाओ। स्क्वायरिंग कर रहे हैं दोनों साइड पे, क्या बनेगा, a - b होल स्क्वायर लेस देन, इस सारे का होल स्क्वायर करोगे तो a² - c + b² - c -2 टाइम्स √a² - c √b² - c, राइट। ओके, a - b होल स्क्वायर का मतलब a² + b² - 2ab, तो a² + b² वाले तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे -2ab बचा होगा, उसको राइट हैंड साइड पे भेज देते हैं, और ये बनेगा 2 टाइम्स √a² - c √b² - c, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए, दिस इज लेस देन 2ab - 2c, ये इनइक्वालिटी बन गई, राइट। 2 से डिवाइड कर रहे हैं सारी इक्वेशन को, √a² - c √b² - c इज लेस देन ab - c, ये इनइक्वालिटी आई। अब इसमें क्या होगा,
पहली चीज तो ये नोटिस करना, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो स्क्वायर रूट वाली है, तो मतलब वो तो हमेशा पॉजिटिव होगी, तो लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज पॉजिटिव। और क्योंकि राइट हैंड साइड उससे बड़ी है तो इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। ठीक है, तो क्योंकि ए बी माइनस सी पॉजिटिव है तो यहां से इतनी इंफॉर्मेशन हमें मिल गई है कि ए बी क्या होगा ना, ग्रेटर देन सी होगा। एक रिजल्ट मिल गया यहां से, ए बी इज ग्रेटर देन सी, राइट। अब उसके बाद फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए फिर से दोनों साइड पे स्क्वायरिंग कर रहे हैं। सो ए स्क्वायर माइनस सी इंटू बी स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू, दिस इज लेस देन, सॉरी, ए बी माइनस सी होल स्क्वायर। एक्सपैंड करो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, सी स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो रहा है, तो इनइक्वालिटी में क्या मिला तुम्हें, सारी नेगेटिव माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं सारी इनइक्वालिटी को, तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। तो ये मिलेगा तुम्हें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइम्स सी ग्रेटर देन 2abc, राइट। तो सी कॉमन, कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ग्रेटर देन 0, सी टाइम्स ए माइनस बी होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0, ये चीज मिली। अब ये तो किसी नंबर का स्क्वायर है, ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा ही होगा। ठीक है, तो इसका मतलब C को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, तभी दोनों का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव आ पाएगा। सो दिस इंप्लाइज C इज ग्रेटर देन 0। तो ऑप्शंस में हमें ए बी के साइन के बारे में पूछा था और C के बारे में, तो C का तो पता चल गया ग्रेटर देन 0 है, और साथ ही पहले एक रिजल्ट हमारे पास था कि ए बी इज ग्रेटर देन C। तो अगर C पॉजिटिव नंबर है और ए बी उससे बड़ा है तो इसका मतलब ए बी भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। दोनों के बारे में पता चल गया, ऑप्शन चेक कर सकते हो, ए बी ग्रेटर देन 0, सी ग्रेटर देन 0। अगेन सिर्फ कैलकुलेशन है, इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, बाकी कंसेप्ट वाइज आसान है। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स इज लेस देन द डिफरेंस ऑफ देयर रेडियाई, राइट। लेट्स स्टार्ट। देयर आर टू सर्कल्स whose equations are given. N is an integer. If the two circles have exactly two common tangents, then the number of possible values of n is. दो सर्कल्स हैं, कंडीशन क्या दे रखी है उनकी, एग्जैक्टली दो कॉमन टेंजेंट्स बनेंगी, और आपको पता होगा कि अगर दो कॉमन टेंजेंट्स बननी है इसका मतलब वो सर्कल्स कैसे रहे होंगे, इंटरसेक्टिंग सर्कल्स होंगे, उसी केस में दो कॉमन टेंजेंट्स बनती होती हैं। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली हमें ये दे रखे कि ये दोनों सर्कल्स आपस में इंटरसेक्टिंग है। तो जो पहले वाले क्वेश्चन में किया था उसमें एक सर्कल दूसरे के अंदर लाइक कर रहा था, इसमें दोनों इंटरसेक्टिंग दे दिए, और इसकी कंडीशन आपको पता होगी, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स इज लेस देन r1 प्लस r2 एंड ग्रेटर देन r1 माइनस r2। ठीक है, तो बस यही यूज करना है। तो देख लेना फिर से, फर्स्ट वाला जो सर्कल है C1 का अगर नाम दे दो, दूसरे वाले का नाम C2, दोनों का सेंटर और रेडियस चेक कर लेते कितने। तो C1 के लिए सेंटर कितना 0,0 और रेडियस कितने 3, और C2 वाले सर्कल के लिए क्या कुछ इंफॉर्मेशन है, सेंटर इज 4,3 एंड रेडियस इज r1 r2 बोल देते हैं, रेडियस इज 25 माइनस n स्क्वायर। ठीक है, तो देख लो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स कितना मिलेगा 5 इज लेस देन r1 प्लस r2 एंड ग्रेटर देन r1 माइनस r2। नहीं पता कौन सा बड़ा होगा, मोड लगा देते हैं यहाँ पे। अगेन इनइक्वालिटी का क्वेश्चन बन गया, दो इनइक्वालिटीज है, दोनों को सेपरेटली सोल्व करना पड़ेगा, ये एक बनेगी और ये बनेगी दूसरी। तो पहले इस वाली को अगर सोल्व करें तो क्या बनेगा, ये 5 माइनस 3 करेंगे 2 लेस देन स्क्वायर रूट 25 माइनस n स्क्वायर। इनइक्वालिटी के दोनों साइड पॉजिटिव नंबर्स हैं, स्क्वायरिंग कर सकते हैं, 4 लेस देन 25 माइनस n स्क्वायर लेस देन कितना मिल गया 21। तो n के बारे में इंफॉर्मेशन थी, n एक इंटीजर था, तो यहां से देख लो n की कौन कौन सी इंटीग्रल वैल्यूज आ सकती हैं। सो n बिलोंग्स टू कितना 0 आएगा, प्लस माइनस 1 आएगा, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 4, इतनी वैल्यूज आ पाएंगी n के लिए। तो ये तो होगी एक इनइक्वालिटी। दूसरी को अगर सॉल्व करोगे, अब चाहो तो इसको सॉल्व कर लो स्क्वायरिंग करके, कोई बड़ी बात नहीं है, बट अगर तुम इसको ध्यान से देखो ना तो देख के पता चल रहा है क्या, जो स्क्वायर रूट 25 माइनस n स्क्वायर है, स्क्वायर रूट 25 कितना होता है 5 होता है। अब उसमें से तुम कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो इसका मतलब स्क्वायर रूट 25 माइनस n स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी ना, वो या तो 5 आएगी या 5 से छोटी आएगी, लेस देन और इक्वल टू 5 बोल सकते हैं, और पॉजिटिव आएगी।
तो एक ऐसा नंबर जो 5 या 5 से छोटा है, दूसरा नंबर कौन सा है 3। इन दोनों का जब तुम डिफरेंस करोगे ना तो वो कभी 5 से बड़ा तो आ ही नहीं सकता, 5 से तो हमेशा छोटा ही आएगा, राइट। सोच के देखना इसको, एक नंबर 3 है, दूसरा नंबर कौन सा 5 या फिर लेस देन 5, उन दोनों का जब भी तुम डिफरेंस करोगे वो हमेशा तुम्हें 5 से छोटा मिलेगा। तो ये चीज हो गई। चाहो तो इसको सॉल्व करके देखना इनइक्वालिटी को, जैसे पहले करते आए हैं, कोई बड़ी बात नहीं, हो जाएगा, ठीक है। वहां से तुम्हें मिलेगा क्या, मतलब सॉल्व करके n बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर मिल जाएगा, तो वो मैं नहीं सॉल्व कर रहा है यहाँ पे। तो बस एक इनइक्वालिटी सॉल्व कर ली हमने, यहाँ से n की कितनी वैल्यूज मिली, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n पूछा था। सो कितनी हो गई 4 और कितनी 1 9 हो गई, ठीक है। सो नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ n इज 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, the locus of the centers of circles passing through the origin and intersecting the fixed circle orthogonally। तो orthogonal circle का कंसेप्ट आ गया। locus of center of the circle passing through the origin, सर्कल के सेंटर का लोकस पूछा गया है, उसकी इक्वेशन नहीं पता हमें, मान लेना कौन सी इक्वेशन, जनरल इक्वेशन मान लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ओरिजिन से पास कर रहे हैं तो मतलब c की वैल्यू 0 होगी, तो दिस रिड्यूसेस टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy इक्वल टू 0। सेंटर का लोकस पूछे, इसका सेंटर हमें पता है कहाँ पे होता है, -g, -f पे। अब कंडीशन लगानी है, इंटरसेक्टिंग द फिक्स सर्कल ऑर्थोगोनली, इसको ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं। एक बार अगर मैं दोबारा से इसकी इक्वेशन लिख लूँ यहाँ पे, -5x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो दो सर्कल्स की ऑर्थोगोनल होने की कंडीशन क्या होती है, डायरेक्ट फॉर्मूला 2g1g2 प्लस 2f1 f2 इक्वल टू c1 प्लस c2। बस वैल्यूज पुट करनी है और कुछ भी नहीं है, तो करते जाओ। 2 टाइम्स g1 की वैल्यू g, g2 की वैल्यू -5/2 प्लस 2 टाइम्स f1 की वैल्यू कितनी f और f2 की वैल्यू 3/2 इक्वल टू c1 प्लस c2। c1 0 है, c2 कितना -1, सो दिस इज -1, ठीक है। तो g और f में रिलेशन आ गया, देख लेते हैं क्या बना। दिस इज -5g प्लस 3f इक्वल टू -1। लोकस सेंटर का पूछा था, फिर से अगर तुम इसको h, k मान के चलो तो h इक्वल टू -g है हमारे लिए, k इक्वल टू -f है, रिप्लेसमेंट करोगे कितना बनेगा 5h माइनस 3k इक्वल टू -1। x और y से रिप्लेसमेंट करो, 5x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये मिल गया हमें रिक्वायर्ड लोकस। चेक कर सकते हैं ऑप्शंस। एक स्ट्रेट लाइन बनेगी जिसका स्लोप कितना होगा 5/3। तो क्या दे रखा है, स्ट्रेट लाइन ऑफ स्लोप 3/5, सर्कल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, क्या मिला, नन ऑफ दिस। ओके, लेट्स स्टार्ट। इफ द कॉमन कॉर्ड ऑफ द सर्कल सबटेंड अ राइट एंगल एट द ओरिजिन देन लैम्डा इज इक्वल टू, दो सर्कल्स हैं उनकी कॉमन कॉर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन है कि वो ओरिजिन पे राइट एंगल सबटेंड करेगी। तो पहला काम तो सिंपली क्या करते हैं, दोनों की कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं, जो कि कहां से मिलती होती है हमें, s1 माइनस s2 बराबर 0 से। दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, देखो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल आउट होगी, वाई स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल आउट होगी, 16 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, -2y लैम्डा बचेगा पहले सर्कल में से, और प्लस का लैम्डा स्क्वायर बचेगा इक्वल टू 0। ये मिली कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन, तो विच कैन बी रिटन एज y इक्वल टू λ/2। ये इक्वेशन है, बस सिंपल सी, राइट। अब ये जो कॉमन कोड आ गई तुम्हारे पास, दिस इज कॉमन कोड। ये क्या बोल रहे हैं, सबटेंड राइट एंगल एट द ओरिजिन, और ओरिजिन कहां पे दिख रहा है तुम्हें, ये जो सेकंड वाला सर्कल है इसका सेंटर ही तो है ओरिजिन। तो इसका मतलब इसको ऐसे मान के चलते हैं कि ये जो सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 वाला, y इक्वल टू λ/2 क्या है, इसकी कोड है, दोनों की कॉमन कोड है तो इसकी भी कोड होगी, तो ये इसकी कोड होगी y इक्वल टू λ/2। ये ओरिजिन पे मतलब इसके सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रही है, ठीक है, ये 90 डिग्री। तो अगर 90 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रही है, ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, 45 आ जाएगा, राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगी ये, ठीक। सर्कल का रेडियस कितना 4 के बराबर है, तो इसका मतलब ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस p होगा ये कितना मिलेगा तुम्हें, 4/√2 मिल जाएगा, ठीक है, ये आ गया। ओके, अब दूसरी चीज, ये जो p होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये कौन सा डिस्टेंस है 0,0 और y इक्वल टू λ/2 का डिस्टेंस, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे कितना आ जाएगा, ये mod ऑफ λ/2 के बराबर आ जाएगा।
तो एक हमने पी कैलकुलेट कर लिया पाइथागोरस से बोल लो या फिर ट्रिग्नोमेट्री से 45 डिग्री का एंगल था, और दूसरा पी तुम कहाँ से कैलकुलेट करोगे, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द लाइन, दोनों को इक्वेट कर दिया आपस में। तो देख लो लैम्डा की वैल्यू कितनी मिलेगी, ये जाएगा 8, सो दिस विल बी +-4√2, सो लैम्डा इज इक्वल टू +-4√2। ठीक है, तो दूसरा सर्कल हमने नहीं ड्रॉ किया, नहीं जरूरत पड़ी, हमने डायरेक्टली क्या कर लिया, उसके कॉमन कोड की इक्वेशन फाइंड कर ली, और देख के पता चल रहा था कि ये जो कॉमन कोड है वो इस वाले सर्कल के ऊपर x² + y² = 16 के सेंटर के ऊपर 90 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रही है, राइट। ओके, इफ अ सर्कल passes through the point of intersection of two given lines with the coordinate axis, then क्या मतलब है इस क्वेश्चन का, एक बार दोबारा से पढ़ लो। इफ द सर्कल पासिस थ्रू द, कौन से पॉइंट से पास कर रहे हैं, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज लाइंस विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये वाली लाइंस के जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट्स होंगे, 4 पॉइंट्स आएंगे, 2 पॉइंट्स यहां से मिलेंगे जहां पे ये एक्स और वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, 2 पॉइंट्स यहां से मिलेंगे, तो वो जो टोटल 4 पॉइंट्स होंगे, ये बता रखे है कि उन चारों पॉइंट से एक सर्कल पास कर रहा है, तो बताओ लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। अब अगेन क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, ओरल क्वेश्चन है ये, ठीक है, 5 सेकंड में होने वाला, बट इसको यहाँ पे लेने का पर्पस क्या है कि नॉर्मली लोगों को ये कंसेप्ट नहीं पता होता, ठीक है, काफी कॉमन, ज्यादा कॉमन कंसेप्ट नहीं है ये, तो बस कंसेप्ट सुन लो। कंसेप्ट क्या है कि अगर x एक्सिस है, y एक्सिस है, कोई एक लाइन है L1, ये 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है कोऑर्डिनेट एक्सिस को a और b पे, एंड सिमिलरली एक दूसरी लाइन है, कोई भी हो सकती है, इसको इंटरसेक्ट करके चली जाए या फिर ना भी करे इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो दूसरी लाइन हो गई L2, ये C और D पे इंटरसेक्ट कर रही है कोऑर्डिनेट एक्सिस को, राइट। अब अगर तुम चाहते हो कि ये जो 4 पॉइंट्स मिले तुम्हें A, B, D और C, ये एक सर्कल के ऊपर लाई करें, जैसे क्वेश्चन में दे रखा है, सो इफ A, B, D एंड C पॉइंट्स आर कॉन्साइक्लिक, उसके लिए कंडीशन ये होती है कि L1 लाइन का जो स्लोप है और L2 लाइन का जो स्लोप है, उनका प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू 1, ये कंसेप्ट है बस। तो जब भी ऐसी स्टेटमेंट आएगी, 2 लाइंस गिवन है, उनकी हेल्प से 4 इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिल रहे हैं तुम्हें कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, अगर ये दे रखे कि वो चारों पॉइंट्स कॉन्साइक्लिक हैं, या फिर दूसरे शब्दों में कि कोई एक सर्कल है जो उन चारों पॉइंट से पास करके जा रहा है, तो कंडीशन हम हमेशा कौन सी यूज करेंगे कि दोनों लाइन के स्लोप्स का प्रोडक्ट 1 के इक्वल होगा, राइट। इसके डेरिवेशन में नहीं जा रहे, कर सकते हैं वैसे आराम से, उसको भी कोई बड़ी बात नहीं है, बट ये रिजल्ट याद रखा जाएगा। तो देख लो बस, पहली वाली लाइन का स्लोप कितना है, -1 के बराबर, दूसरी लाइन का स्लोप कितना, -1/λ, दोनों का प्रोडक्ट -1 करना है हमें, लैम्डा कितना मिल गया, 1 के इक्वल मिला, लैम्डा इक्वल टू 1, ऑप्शन बी, राइट। तो इसको याद रख सकते हैं, बढ़िया कंसेप्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, the equation of the circle which touches the line at 1,1 and cuts the circle orthogonally, इसको भी देख लो। जब भी ये स्टेटमेंट आती है, इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच टचेज द लाइन एट अ गिवन पॉइंट, कंसेप्ट क्या यूज होगा, देख लेना। एक लाइन दे रखी है x + y - 2 = 0, एक पॉइंट है 1,1, तो इस लाइन को 1,1 से टच करने वाले जितने भी सर्कल्स होंगे, इनफाइनाइट सर्कल्स बनेंगे ऐसे, वो जितने भी सर्कल्स होते हैं, उन फैमिली ऑफ सर्कल की जो इक्वेशन है वो लिखी जाती है कैसे, x - x1 का स्क्वायर प्लस y - y1 का स्क्वायर प्लस लैम्डा l = 0। फैमिली ऑफ सर्कल का कंसेप्ट है, उसमें एक पॉइंट होता है ये, राइट, दैट द इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग द लाइन l = 0 at the point x1, y1 is given by this। तो एग्जैक्टली वही स्टेटमेंट है, वैल्यूज पुट करो पहले, तो x1 कितना 1 के बराबर, y1 कितना 1 के बराबर, और लाइन की इक्वेशन l की जगह रखी जाएगी। तो इसका मतलब जिस सर्कल की इक्वेशन पूछी गई है वो किस टाइप की होगी, इस टाइप की होगी। बस करना क्या है, इसमें से लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके लिए कंडीशन तुम्हें एक एडिशनल कंडीशन दे रखी है कि ये सर्कल इस सर्कल को ऑर्थोगोनली कट करेगा, और उसके लिए रिलेशन हमें पता है, ऑर्थोगोनलिटी के लिए कौन सा रिलेशन यूज करते हैं। तो बस आगे कैलकुलेशन कर लेते हैं इसको, क्या बनेगा, x² + y², x का कोफिशिएंट कितना -2 + लैम्डा, y का कोफिशिएंट कितना -2 + लैम्डा, कांस्टेंट टर्म कितनी 1 + 1 = 2, 2 - 2 लैम्डा = 0। तो ये आ गई एक सर्कल की इक्वेशन। दूसरा सर्कल कौन सा, -4x + 2y + 5 वाला,
ये दूसरा सर्कल है। इन दोनों पे हमें कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी लगानी है, तो लगा देना 2 टाइम्स G1 इंटू G2 प्लस 2 टाइम्स F1 इंटू F2 इक्वल टू C1 प्लस C2। राइट, सॉल्व करना है इसको। यहां से तुम्हें लैम्डा की वैल्यू मिलेगी इक्वल टू 5, और जैसी लैम्डा की वैल्यू 5 के इक्वल आएगी इसको पुट कर देंगे सर्कल की इक्वेशन में, तो क्या मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे क्या था -2 प्लस लैम्डा था, तो 5 - 2 कितना 3x बन गया, 5 - 2 3y एंड 2 - 10 - 8 इक्वल टू 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, देख सकते हैं ऑप्शन सी। तो दो कंसेप्ट यूज हो गए इसमें, एक तो इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल टचिंग द गिवन लाइन एट अ गिवन पॉइंट, याद रख सकते हैं इसको, और दूसरा कंसेप्ट कौन सा, कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, if the line is the equation of the transverse common tangent to the two circles then the value of theta is। तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का कंसेप्ट आ गया। राइट, देखते हैं इसको। दो सर्कल दे रखे हैं, पहले वाले सर्कल का नाम C1 रख दें, अगर दूसरे का नाम रख दें C2। सो इफ दिस इज C1 एंड दिस इज C2, इसके ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन गिवन है हमें। दिस इज द ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। राइट, अब जब भी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की बात होगी उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है ना, कि अगर ये इनके सेंटर्स मान लूं मैं, फर्स्ट वाले का O1 इसका O2, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन, तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की प्रॉपर्टी होती है कि वो O1 O2 को ज्वाइन करने वाली लाइन को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, पॉइंट P पे, वो वाला पॉइंट O1 O2 लाइन सेगमेंट को इंटरनली डिवाइड करेगा इन द रेशियो ऑफ द रेडियाई। इसका मतलब ये कि O1P अपॉन O2P दिस इज इक्वल टू R1 अपॉन R2। R1 फर्स्ट वाले सर्कल का रेडियस, R2 दूसरे वाले सर्कल का रेडियस। राइट, हमेशा ये प्रॉपर्टी यूज करनी है जब भी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की बात होगी। एंड सिमिलरली जब भी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की बात होगी तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इस लाइन को जहां पे जाके मीट करेगी, वो वाला इंटरसेक्शन पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को एक्सटर्नली डिवाइड करता है इसी रेशियो में, इन द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। तो बस इस प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं, देखते जाना। दोनों के सेंटर्स और दोनों के रेडियस फाइंड कर सकते हैं। पहले वाले सर्कल का सेंटर कहां पे होगा 0,0, दूसरे वाले का 3√3,3। रेडियस, फर्स्ट वाले का रेडियस कितना दिख रहा है 2 के बराबर, दूसरे का रेडियस कितना चेक कर सकते हैं, 3√3 का स्क्वायर कितना 27 प्लस 36 माइनस 20, 16 का स्क्वायर, दिस इज 4। राइट, तो R1 अपॉन R2 कितना आ गया, 2/4 करोगे तो 1/2 आ गया। तो इसका मतलब ये रेशियो तुम्हें पता चल गई, 1:2 में डिवाइड कर रहा है पॉइंट P। एक बार अगर रेशियो आ गई तो सेक्शन फॉर्मूला से पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे हमारे पास, तो वो कैलकुलेट कर लो। पॉइंट P कितना आएगा 1 × 3√3, दिस वुड बी 3√3 अपॉन 3, और y कोऑर्डिनेट कितना 3/3। तो इसका मतलब P के कोऑर्डिनेट्स मिले तुम्हें √3,1। ठीक है, अब क्योंकि इसकी इक्वेशन तुम्हें दे रखी थी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू 2, तो अब क्या करेंगे, इस पॉइंट P को इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करवा देंगे क्योंकि इस लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो बस सेटिस्फाई करवा रहे हैं। x cos थीटा मतलब √3 cos थीटा प्लस y sin थीटा दैट मींस 1 × sin थीटा इक्वल टू 2। ये इक्वेशन आ गई, थीटा में इक्वेशन आ गई है, इसको सोल्व करके देख सकते हैं। चाहो तो ऑप्शंस की हेल्प ले सकते हो, देख लो कौन सा सेटिस्फाई कर रहे हैं, नहीं तो सोल्व कर रहे हैं। a cos थीटा प्लस b sin थीटा वाली फॉर्म है, क्या करेंगे डिवाइड करेंगे √a² प्लस b² से, तो 2 से डिवाइड कर रहे हैं सारी इक्वेशन को। नाउ cos थीटा √3/2 को लिखा जा सकता है sin 60, तो ये बनेगा sin ऑफ 60 का मतलब π/3 प्लस थीटा इक्वल टू 1। राइट, सो π/3 प्लस थीटा कितना π/2, सो थीटा इक्वल टू π/6। राइट, सो थीटा कितना मिला π/6 के इक्वल मिल गया। ओके, लेट्स स्टार्ट। Two tangents T1 and T2 drawn from a point to the circle, equation of the circle touching C having T1 T2 as pair of tangents from -2,0 and radius greater than the radius of C is। डायग्राम बनानी पड़ेगी। Two tangents are drawn from this point to the given circle, तो ये क्योंकि जो पॉइंट है दिख रहा है एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, सर्कल भी ओरिजिन वाला दे रखा है जिसका सेंटर ओरिजिन पे है, तो इसको ना
कोऑर्डिनेट एक्सिस पे प्लॉट कर लेते हैं। ये सर्कल हो गया x² + y² = 1 वाला, पॉइंट है -2,0, यहाँ पे कहीं पे पॉइंट होगा -2,0। यहाँ से दो टेंजेंट्स बनाई गई हैं, एक का नाम T1 रखा गया और दूसरी का नाम T2, T1 एंड T2, राइट। दिस इज टेंजेंट T1, दिस इज टेंजेंट T2। ये तो होगी पहली स्टेटमेंट। आगे क्या लिखा है ना, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल टचिंग C, इस सर्कल का नाम है C, हैविंग T1 T2 एज पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम -2,0। एक ऐसे सर्कल बनाना है जो इस सर्कल को भी टच करके जाए और T1 T2 भी जिसके लिए टेंजेंट्स हों और जिसका रेडियस क्या हो, ग्रेटर देन रेडियस ऑफ C। तो इसका मतलब कैसा सर्कल बनेगा, ये यहां से ऐसे बन जाएगा, सर्कल C को टच कर रहा है और इन लाइंस को भी टच कर रहा है, तो ये इसकी टेंजेंट्स बन जाएंगे। तो इस सर्कल की बात हो रही है, इसका नाम रख रहा हूं मैं C1, ठीक है। तो हमें इसी सर्कल की इक्वेशन पूछी गई है, सर्कल C1 की। इसका मतलब ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि T1 और T2 क्या है, एक्चुअल में इन दोनों की डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स हैं, राइट। पता चल रहा है देख के। ओके, तो करते हैं स्टार्ट। करना वही पड़ेगा, C1 की इक्वेशन चाहिए तो उसका सेंटर और रेडियस पता करना पड़ेगा, और सिमेट्री से क्या पता चल रहा है, इसका सेंटर x एक्सिस के ऊपर होगा, तो h,0 मान रहा हूं मैं। ये वाला पॉइंट कौन सा है, 1,0 है, राइट। ओके, अब करते क्या है, इसका रेडियस कितना होगा, रेडियस भी देख लो। अगर इसका सेंटर h,0 पे है तो ये लेंथ जो होगी ना रेडियस वाली, ये कितनी होगी, h-1, तो इसका रेडियस है h-1 के बराबर। तो मतलब एक ही अननोन है, सेंटर h,0 है, रेडियस h-1, एक ही अननोन है, h की वैल्यू फाइंड करनी है, तो दोनों चीजें पता चल जाएंगी। उसके लिए यूज करेंगे किसका, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का। देखते जाना, ये जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, सबसे पहले इसकी इक्वेशन फाइंड करने की ट्राई करते हैं। करेंगे क्या, C वाले सर्कल को अगर तुम देखो 0,0 ये पॉइंट है, इसका रेडियस तुम्हें पता है 1 के इक्वल, ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री, ठीक है। और ये वाला जो डिस्टेंस है ये भी दिख रहा है तुम्हें 2 के बराबर है। तो अगर तुम इस ट्राइंगल में इनके अगर मैं नाम रख दूं OA एंड B, OAB क्या बन गई, एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल गई, 1 पता है, ठीक है, 2 पता है, और ये वाला एंगल अगर तुम थीटा मान लो तो मिलेगा क्या, sin थीटा इक्वल टू 1/2, सो थीटा मिल गया 30 डिग्री। तो अब T1 वाली जो टेंजेंट है उसका स्लोप मिल जाएगा कितना, tan 30। तो टेंजेंट की इक्वेशन लिख रहे हैं, इक्वेशन ऑफ T1 इज y - y1 इक्वल टू tan 30 1/√3 into x - x1, सो दिस इज √3y इक्वल टू x + 2। ये मिल गई तुम्हें T1 टेंजेंट की इक्वेशन। अब क्या दे रखा है, ये जो T1 वाली टेंजेंट है ये C1 के लिए भी टेंजेंट का काम कर रही है, तो इसका मतलब ये वाली लाइन अगर C1 की टेंजेंट है तो करेंगे क्या, C1 के साथ इसकी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा देंगे, बस आ जाएगी वहां से h की वैल्यू। तो लगाओ कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, लाइन की इक्वेशन x - √3y + 2 = 0, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड किया जाएगा h,0 से, जो कि कितना आएगा h + 2/2। मोड लगाने की नहीं जरूरत है क्योंकि h हमें पता है पॉजिटिव है, इक्वल टू रेडियस, रेडियस कितना है h-1 के बराबर। h में लीनियर इक्वेशन आगे सोल्व कर लेना, कितना मिला, h = 4। तो सेंटर पता चल गया कितना, 4,0 पे, और रेडियस कितना आ गया 3। सेंटर इज 4,0 एंड रेडियस इक्वल टू 3। सेंटर पता है, रेडियस पता है, इक्वेशन फाइंड की जा सकती है। कितने बनेगी ये, 60 - 7 करेंगे 9, तो ऑप्शन बी मिल जाएगा हमें। ओके, स्टार्ट कर रहे हैं। इफ द 2 सर्कल्स टच ईच अदर, दो सर्कल अगर एक दूसरे को टच कर रहे हैं, कंडीशन पूछी गई है। अगेन क्वेश्चन में पहली बात तो ये नहीं मेंशन है इंटरनली टच कर रहे हैं या फिर एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, तो दोनों पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। एक तो ये कि ये दोनों एक्सटर्नली टच करके जाएं, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बनेगी कि दोनों इंटरनली टच करें, राइट। अब एक तो तरीका ये हो सकता है कि दोनों केसेस को 1 by 1 कंसीडर कर लो, पहले एक्सटर्नल वाला कंसीडर करो, इसके लिए कंडीशन लगाएंगे d = r1 + r2, इसके लिए कंडीशन लगेगी दूसरे के लिए कि डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इक्वल टू r1 - r2। ये तो हो गया एक तरीका, बट ये चीज नहीं फॉलो करेंगे क्योंकि कैलकुलेशन ज्यादा बनेगी अगर आप दोनों केसेस ले रहे हो। तो इसको करने का बढ़िया तरीका क्या होता है,
देखना दोनों केसेस में क्या चीज कॉमन है कि इनकी जो रेडिकल एक्सिस होगी ना वो क्या बनेगी, एक्चुअल में इन दोनों की कॉमन टेंजेंट बनेगी। तो दोनों केसेस में ये चीज कॉमन है कि अगर तुम दोनों सर्कल की रेडिकल एक्सिस फाइंड करोगे विच इज s1 माइनस s2 बराबर 0, दैट विल बी द कॉमन टेंजेंट टू द बोथ सर्कल्स। तो ऐसी सिचुएशन में हम करेंगे क्या, इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस फाइंड करेंगे। और एक बार अगर ये इक्वेशन आ गई उसके बाद उस इक्वेशन को किसी भी सर्कल के साथ लेके कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा देंगे क्योंकि टेंजेंट बन रही है। तो बस इतना सा काम करना है हमें, राइट। इसमें दोनों केसेस इंक्लूड हो जाएंगे, इंटरनल डिवीजन वाला, इंटरनल टचिंग वाला भी और एक्सटर्नल टचिंग वाला भी। तो दोनों आपको सेपरेट केसेस बनाने की नहीं जरूरत पड़ेगी। तो बस यही कंसेप्ट है, बाकी कैलकुलेशन है, कर सकते हैं आराम से। रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन लिखना कितनी बनेगी, s1 माइनस s2 करोगे तो 2ax माइनस 2by इक्वल टू 0, सो ax माइनस by इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को किसी भी सर्कल के साथ लेके कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा रहे हैं। तो जो पहले वाला सर्कल है इसका सेंटर कहाँ पे, -a,0 पे, और रेडियस कितना, √a² माइनस c²। तो लगाओ कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। -a,0 से डिस्टेंस कितना, -a² अपॉन √a² प्लस b², और रेडियस कितना, √a² माइनस c²। ये कंडीशन आ गई, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। -a² का मोड है तो प्लस हो जाएगा, ये पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो दोनों साइड पे स्क्वायरिंग कर लेते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। लेफ्ट हैंड साइड पे कितना, a⁴, दिस इज a² प्लस b² इंटू a² माइनस c²। कर लो सिंप्लीफाई, a⁴ इक्वल टू a⁴ माइनस a² c² प्लस a² b² माइनस b² c²। ये बना, ये कैंसिल आउट हो गया, क्या मिला, a² b² इक्वल टू a² c² प्लस b² c²। सारी इक्वेशन को a² b² c² से डिवाइड कर सकते हैं, विच रिजल्ट्स टू 1/c² इक्वल टू 1/b² प्लस 1/a²। दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, राइट। लेट्स स्टार्ट। Tangents are drawn to the circle at the points where it is met by another circle, then the point of intersection of these tangents। दो सर्कल दे रखे हैं, पहले का नाम C1, दूसरे का नाम C2। तो C1 के ऊपर टेंजेंट्स ड्रॉ की गई हैं, कहाँ पे, जहां पे वो C2 वाले सर्कल को जाके मीट करेगा, उसको इंटरसेक्ट करेगा। तो देखना, ये मान लेते हैं सर्कल C1 हो गया और दूसरा सर्कल C2। कहाँ पे दोनों मीट कर रहे हैं, दो पॉइंट्स पे, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। और क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि C1 वाले सर्कल के ऊपर हमें टेंजेंट्स बनानी है ए और बी वाले पॉइंट पे। तो यहाँ पे बना दी हमने दो टेंजेंट्स। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछा गया इनका, मान लेते हैं दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज पी। ये स्टेटमेंट है, और इंफॉर्मेशन कितनी है, दोनों सर्कल की इक्वेशंस पता है तो दोनों के सेंटर और रेडियस हमें पता होंगे, ठीक है। तो पी के कोऑर्डिनेट्स देखने कैसे फाइंड करेंगे। डायग्राम देख के क्या समझ में आ रहा है, पहली चीज तो ये कि अगर मैं ए बी को ज्वाइन कर दूं तो ए बी एक्चुअल में क्या है, इन दोनों की कॉमन कोड बनेगी जिसकी इक्वेशन हम फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो कर रहे हैं एक बार, इक्वेशन ऑफ ए बी लिख रहा हूं मैं। तो क्योंकि कॉमन कोड है तो s1 माइनस s2 बराबर 0 से लिखी जा सकती है। कर लो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, कितना मिलेगा, 5x माइनस 3y माइनस 10 इक्वल टू 0, राइट। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 5x माइनस 3y एंड माइनस 10 इक्वल टू 0। ये आ गई ए बी की इक्वेशन। अब सुनना ध्यान से, अब सिर्फ C1 वाले सर्कल को अगर तुम देखो ना तो ए बी उसकी कोड है और उसके कोड के एंड पॉइंट्स पे टेंजेंट्स बनाई गई है। तो इसका मतलब जो ए बी है वो एक्चुअल में C1 वाले सर्कल के लिए क्या कर रही है, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट का काम कर रही है। किस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, पी पॉइंट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। डायग्राम से देख के पता चल रहा है कि जो ए बी है, ए बी इज द कोड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ द सर्कल C1 विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट P। तो कोड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन भी हमें लिखनी आती है, राइट। तो करेंगे क्या, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम मान लेते हैं h कोमा के। अब फिर से, क्योंकि ए बी एक्ट्स एज कोड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ सर्कल C1 विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट P, तो इसका मतलब इक्वेशन ऑफ ए बी हम फिर से लिख पाएंगे, कैसे, t बराबर 0 से, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन। तो इक्वेशन लिखो, C1 की इक्वेशन पता है तुम्हें, x² प्लस y² इक्वल टू 12, P पॉइंट के रिस्पेक्ट में कितना आ जाएगा, ये x इंटू एच
प्लस वाई इंटू के माइनस 12 इक्वल टू 0। राइट, तो हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। और क्योंकि दोनों की दोनों ए बी लाइन की इक्वेशन है तो हम बोल देंगे दोनों लाइंस क्या होंगी, आइडेंटिकल। और अगर आइडेंटिकल लाइंस है तो इनके कोफिशिएंट की रेशियो आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो बस वही करना है, आगे तो कर लो इसको। एक्स के कोफिशिएंट्स की रेशियो, वाई के कोफिशिएंट्स की रेशियो, कांस्टेंट टर्म्स की रेशियो। तो क्या मिला, एच तो आ गया तुम्हारे पास 2 6 के बराबर आ जाएगा, और के कितना आएगा, -18/5। ये मिल गया तुम्हें पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स, एच कॉमा किए थे 6, -18/5, ऑप्शन डी। तो बढ़िया क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली पूछ लिए जाते हैं कि एक कोई भी लाइन है वो एक सर्कल के लिए तो एक बार तो वो कॉमन कोड का काम कर रही है और दूसरी बार क्या कर रही है, कोड ऑफ कंडक्ट का काम कर रही है। सेशन नंबर 1 में भी हमने ऐसे एक दो क्वेश्चंस लिए थे कि एक कोड थी, पहले उसकी इक्वेशन लिखी गई थी क्योंकि उसका मिड पॉइंट गिवन था, उसकी हेल्प से लिखी गई थी। उसके बाद वही वाली कोड ऑफ कॉन्टैक्ट भी बन रही थी, उसकी हेल्प से इक्वेशन लिखी गई थी। तो दोनों को बाद में हमने आइडेंटिकल कर दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स। बिल्कुल ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, फॉर्मूला होता है इसका डायरेक्ट, लिख रहा हूं मैं एक बार, cos थीटा इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 2r1r2। तो अगर दो सर्कल्स का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन थीटा है, इस फॉर्मूला से cos थीटा की वैल्यू फाइंड की जा सकती है। बस देख लो, दोनों के रेडियस और सेंटर पता करने हैं। पहले वाले का सेंटर 0,0 और रेडियस कितना 3, दूसरे वाले का सेंटर 4,0 और रेडियस कितना 4। बस वैल्यूज पुट कर देना इसमें, कितना 9 + 16 माइनस डी की वैल्यू कितनी 0,0 4,0 के बीच का डिस्टेंस 4 होगा तो 16 आ गया, 2r1r2 कितना मिलेगा 9, दिस वुड बी 3/8। cos थीटा आ गया 3/8, थीटा पूछा था, cos इनवर्स 3/8 आंसर आ जाएगा। लेट्स स्टार्ट। सर्कल्स ऑफ रेडियाई 3 and 4 intersect orthogonally. The area common to the two circles is। हो सकता है ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा नया लग रहा हो, ऐसा क्वेश्चन आपने ना किया हो। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या कुछ होगा। सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। दो सर्कल है, दोनों के रेडियस गिवन है और ये दे रखा है दोनों 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ऑर्थोगोनल का मतलब 90 डिग्री पे। ये एक सर्कल और एक दूसरा सर्कल बना रहे हैं, दिस इज अनदर सर्कल। 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करने का मतलब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसको अगर मैं पहले सर्कल के सेंटर के साथ ज्वाइन करूं, दूसरे के साथ ज्वाइन करूं, तो इनके बीच का एंगल कितना 90 डिग्री है। पहले का सेंटर में मार रहा हूं C1, दूसरे का सेंटर C2, R1 की वैल्यू 3 है, R2 की वैल्यू 4, इनको कर रहे हैं ज्वाइन। इतनी इंफॉर्मेशन है, दोनों के रेडियस पता है, एंगल पता है 90 डिग्री। अच्छा, पूछा क्या गया है ना, एरिया कॉमन टू द टू सर्कल्स। तो इन दोनों में जो तुम्हें कॉमन एरिया दिखेगा, ये वाला जो एरिया है, ये सारा कॉमन एरिया मिलेगा। राइट, ये पूछा गया कितना होगा। तो देखना इसको कैसे स्टार्ट करेंगे। पहली चीज तो ये, इनको मैं ज्वाइन कर रहा हूं। पहली चीज तो ए एंड बी, ए और बी को हमने कर दिया ज्वाइन। ये क्या बनेगी, इनकी कॉमन कोड बनेगी। ठीक है, ओके, इसको भी ज्वाइन कर दें अगर, C1 और B को भी, C2 और B को भी कर दें ज्वाइन। अब ये जो है ना, ये दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं इसको। एक तो ये वाला एरिया, इसका नाम हम रख रहे हैं A1, और एक दूसरा जो एरिया है ये वाला एरिया, इसका अगर मैं नाम रख दूं A2। तो जो रिक्वायर्ड एरिया है दैट विल बी A1 + A2, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना होगा। अब जो A1 वाला एरिया होगा ना, A1 अगर तुम देखो ध्यान से, सिर्फ पहले वाले सर्कल C1 C2, सिर्फ पहले वाले सर्कल के रिस्पेक्ट में अगर तुम देखो तो A1 वाला एरिया एक्चुअल में है क्या, दिस इज एरिया ऑफ द सेक्टर C1AB माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल C1AB। यहां से कैलकुलेट किया जा सकता है एरिया A1 सर्कल C1 के रिस्पेक्ट में, सेक्टर का एरिया उसमें से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है। सेम चीज A2 के लिए भी कर सकते हैं, उसके लिए C2 वाला सर्कल कंसीडर करेंगे, सेक्टर में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे। राइट, इतनी बात तो क्लियर है। अब ये पता है कि जब एरिया ऑफ सेक्टर तुम्हें फाइंड करना है ना, तो उसके लिए सेंटर के बीच में जो एंगल सबटेंड हो रहा है, सेंट्रल एंगल, वो हमें चाहिए होगा। तो वो देखना कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये वाला एंगल अगर मैं मान लूं थीटा,
और क्योंकि ए भी कॉमन कोड है और कॉमन कोड का C1 C2 के साथ अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में m मान लूं, दिस इज m, तो ये एंगल 90 होता है, ये भी 90 होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है C1 C2 उसकी। अच्छा, अब देखना इन ट्राइंगल C1AC2 C1AC2 ट्राइंगल में क्या होगा, tan थीटा अगर तुम लगाओ, क्योंकि ये एंगल 90 है, ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं, तो tan थीटा कितना मिलेगा तुम्हें, 4/3 मिलेगा, tan थीटा मिल गया 4/3, और अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो इसका मतलब एरिया ऑफ सेक्टर C1AB जो हमें चाहिए था, इसके लिए सेंट्रल एंगल हमें मिल गया कितना, 2 थीटा के बराबर। तो इसका एरिया कैसे लिखा जाएगा, r² 2 थीटा अपॉन 2 माइनस C1AB ट्राइंगल का एरिया, ये कैसे लिखा जाता है, 1/2 इंटू r², r1 इंटू r1 इंटू इन दोनों साइड्स के बीच का एंगल, दैट इज sin 2 थीटा। होपफुली ये चीज क्लियर है। ट्राइंगल के एरिया का कौन सा फॉर्मूला लगाया है, 1/2 इंटू a इंटू b इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, दो साइड्स का प्रोडक्ट इंटू साइन ऑफ इनके बीच का एंगल, ठीक है। अब r1 तो पता ही हमें 3 के बराबर है, तो ये कितना बनेगा, 2 कैंसिल आउट, 3 का स्क्वायर इज 9 थीटा, माइनस अगेन r1 स्क्वायर कितना 9, तो 9/2 साइन 2 थीटा, ये बन गया एरिया A1। अब अगर ये चीज क्लियर हो गई है तो बिल्कुल सेम तरीके से हम A2 वाला एरिया भी फाइंड कर सकते हैं। तो A2 एरिया इज नथिंग बट एरिया ऑफ सेक्टर C2AB माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल C2AB। इसके लिए फिर से क्या चाहिए होगा, हमें ये वाला सेंट्रल एंगल चाहिए होगा C2 पे बनने वाला, और होगा क्या, थीटा अगर हमने एंगल माना था, तो क्योंकि एक 90 है तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा, मतलब π/2 माइनस थीटा, और ये वाला एंगल भी कितना, π/2 माइनस थीटा। तो C2 पे बनने वाला सेंट्रल एंगल कितना हो गया, π-2 थीटा हो गया। एक बार अगर सेंट्रल एंगल पता चल गया तो एरिया लिख सकते हैं सेक्टर का, तो कितना बन गया ये, दिस इज r2² इंटू π-2 थीटा अपॉन 2 माइनस 1/2 इंटू r2² इंटू साइन π-2 थीटा। सेक्टर का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला, r2 की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो 16 अपॉन 2 8 बनेगा, तो 8π-16 थीटा। अगेन r2 की वैल्यू 4 रखोगे, 8 साइन 2 थीटा, ये मिला। तो A1 आ गया, A2 आ गया, दोनों को ऐड कर लो, रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। सो A1 A2 कितना, 9 थीटा माइनस 16 थीटा माइनस 7 थीटा, प्लस में 8π और माइनस में साइन 2 थीटा, अगर तुम कॉमन लोगे अंदर कितना आएगा, 9/2 प्लस 8 आएगा, तो ये बन जाएगा तुम्हारा कितना, 9/2 प्लस 8 करोगे 16 प्लस 9 25/2, इसके बराबर मिल गया रिक्वायर्ड एरिया, राइट। अभी भी इसमें से साइन 2 थीटा फाइंड करना बाकी है। तो अगर tan थीटा तुम्हें पता है 4/3 है, यहां से साइन 2 थीटा तो कैलकुलेट हो ही जाएगा। क्या फॉर्मूला होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ट्रिग्नोमेट्री। सो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, दैट इज 16/9। तो ये कितना मिलेगा, नीचे तो 25 बन जाएगा, ऊपर 8 इंटू 3 24/25, ये आ गई साइन 2 थीटा की वैल्यू। इसको यहाँ पे पुट कर देना, तो इसको अगर तुम पुट करोगे 24/25, 25 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 12 बच जाएगा ना, 8π-12 माइनस 7 थीटा, यह आ गया A1 प्लस A2। और थीटा तो कुछ था नहीं क्वेश्चन में, तो थीटा को तुम क्या लिख पाओगे, tan इनवर्स 4/3, यहाँ पे रिप्लेस कर दो बस, 8π-12 माइनस 7 tan इनवर्स ऑफ 4/3, राइट। और ऑप्शन चेक कर सकते हो, ऑप्शन बी। तो ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन बोल सकते हैं, स्पेशली अगर ऐसा क्वेश्चन आपने पहले नहीं कर रखा, ठीक है। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी है, कैलकुलेशन भी है, और उसी मोमेंट पे सोचना ये भी थोड़ा सा मुश्किल रहता है, राइट। ओके, लेट्स स्टार्ट। द सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स एंड टचिंग द सर्कल x² प्लस y² इक्वल टू 9। ओके, सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं, दोनों पॉइंट्स एक्स एक्सिस के ऊपर हैं, और सर्कल भी हमारा स्टैंडर्ड वाला है, प्लॉट कर लेते हैं। ये मान लेते हैं सर्कल बन गया, x² प्लस y² इक्वल टू 9 वाला। पॉइंट्स कौन कौन से, 0,0 1,0, ठीक है, ये एक्स एक्सिस के ऊपर होंगे। अब एक ऐसा सर्कल बनाना है
जो दोनों पॉइंट्स को टच करके जाए, दोनों पॉइंट से पास करके जाए और हमारे गिवन सर्कल को टच करके जाए। तो क्योंकि दोनों पॉइंट्स अंदर ही होंगे इसके 0,0 भी और 1,0 भी, तो पता है जो सर्कल बनेगा वो इसको इंटरनली ही टच कर सकता है, एक्सटर्नली नहीं कर सकता। तो एक सर्कल बना रहे हैं जो कि इन पॉइंट से पास करके जाएगा और इसको भी टच करेगा। ठीक है, ये सर्कल बनाया हमने। तो ये वाला पॉइंट 0,0 और ये पॉइंट का नाम 1,0, राइट। ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, मान लो डायग्राम ज्यादा सही नहीं बने, इस पॉइंट का नाम रख देते हैं P। तो हमें इस सर्कल की इक्वेशन चाहिए जो 0,0 1,0 से पास करे, उसको इंटरनली टच कर दे। पहली चीज, ऐसा कोई भी सर्कल जो दो गिवन पॉइंट से पास होके जाता है, उसके लिए फैमिली ऑफ सर्कल की इक्वेशन होती है हमारे पास, दैट इज x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 प्लस लैम्डा l इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2, और l क्या है, उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन। इसकी हेल्प से हम सर्कल की इक्वेशन लिख सकते हैं। तो पॉइंट्स हमें पता है 0,0 1,0 पुट करो, x1 इज 0, x2 इज 1, y1 इज 0, y2 इज 1 प्लस लैम्डा l। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन कौन सी है, x एक्सिस, और x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू 0। तो यहाँ पे y रख रहे हैं। सो लिख रहा हूँ एक स्टेप और, x स्क्वायर माइनस x प्लस वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा y इक्वल टू 0। तो ये पता चल गया कि हमारा जो रिक्वायर्ड सर्कल है उसकी इक्वेशन इस फॉर्म की होगी। बस अब करना क्या है, सिर्फ लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। और लैम्डा की वैल्यू फाइंड करने के लिए कंडीशन लगाएंगे कौन सी, कंडीशन ऑफ टू सर्कल्स टचिंग इंटरनली ईच अदर, राइट। तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है, दोनों सर्कल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस इक्वल टू r1 माइनस r2। तो बस देखते जाओ इसका सेंटर कहाँ पे होगा, सेंटर इज 1,2 माइनस लैम्डा बाई 2, और इसका रेडियस कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 प्लस लैम्डा स्क्वायर बाई 4। सेंटर पता चल गया, रेडियस पता चल गया, गिवन सर्कल का सेंटर और रेडियस पता है, सेंटर इज 0,0, रेडियस इज 3। तो कंडीशन लगाओ। सो 0,0 और इसके बीच का डिस्टेंस कितना आएगा, ये बनेगा, ये तो हो गया डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स इज इक्वल टू r1 माइनस r2। तो क्योंकि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 वाला सर्कल बड़ा है, इसका रेडियस पहले लिखा जाएगा, 3 माइनस r2 कितना, ये। तो ये लैम्डा में इक्वेशन आ गई, इसको सोल्व कर सकते हैं। क्या बन रही है, 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 3। तो स्क्वायर रूट 4 के साथ 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या मिला, लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 9, लैम्डा कितना आ गया, प्लस माइनस 2 रूट 2, राइट। हमसे पूछा क्या गया था, सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल का सेंटर पूछा था, और सेंटर कहाँ पे था हमारे सर्कल का, 1/2 माइनस लैम्डा बाई 2 पे। तो लैम्डा की वैल्यू अगर तुम रख दोगे प्लस माइनस रूट 2, सेंटर कहाँ पे आ जाएंगे, 1/2 और प्लस माइनस रूट 2 पे। तो कहने का मतलब ऐसे दो सर्कल बन रहे होंगे, और पता भी चल रहा है कि एक सर्कल अगर नीचे बन रहा था, ऊपर बन रहा था, तो दूसरा ऐसे नीचे तो बन ही जाएगा। ठीक है, तो ये दो पॉसिबल आंसर हो सकते हैं, 1/2 रूट 2 या फिर 1/2 माइनस रूट 2। देख लेना ऑप्शन में कौन सा होगा, 1/2 माइनस रूट 2। अगेन फैमिली ऑफ सर्कल का कंसेप्ट यूज हुआ, ठीक है। इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, ये, और दूसरा कौन सा, दो सर्कल के इंटरनली टच करने की कंडीशन। ओके, लेट्स स्टार्ट। 3 सर्कल्स ऑफ रेडियाई ए बी एंड सी टच ईच अदर एक्सटर्नली। 3 सर्कल हैं, आपस में एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, एंड हैव एक्स एक्सिस एज अ कॉमन टेंजेंट। तो 3 सर्कल हैं, ये एक्स एक्सिस को भी टच करके जा रहे हैं और आपस में भी एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। पहली चीज तो डायग्राम बनानी पड़ेगी, उसके बिना कुछ नहीं बनेगा। ये मान लो एक्स एक्सिस है, तो एक सर्कल इस पे बनने वाला ये, राइट। दूसरा सर्कल जो इसको एक्सटर्नली टच करके जाएगा और एक्स एक्सिस को भी टच करके जाएगा, मान लो ये बन गया। और तीसरा सर्कल हमें ऐसा बनाना है जो इन दोनों को भी टच करे और एक्स एक्सिस को भी टच करे, तो डायग्राम तो ऐसी बन जाएगी। तो ये 3 सर्कल्स हैं जिसकी बात हो रही है, ठीक है। ओके, नाम रखें अगर इनके, तो ये जो ग्रीन वाला सर्कल है इसका नाम रख देते हैं C1, रेड वाले का एक का C2, एक का C3, तीनों के हमने नाम रख दिए C1, C2, C3। ओके, अब रेडियस की अगर बात करें ना, कंडीशन क्या है, A इज लेस देन B इज लेस देन C। तो इसका मतलब क्योंकि C1 वाला जो सर्कल है दिख रहा है सबसे छोटा होगा, तो C1 का रेडियस भी कितना होगा, A के बराबर होगा।
और बी और सी किसके होंगे, C2 या C3 के, तो C2 का रेडियस अगर बी मान ले, C3 का रेडियस मान ले बी। ठीक है, ये चीज क्लियर है। ओके, अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो सिर्फ अगर C1 और C2 वाले सर्कल को मैं कंसीडर करूं, देखते जाना C1 और C2 को, इस पे हम कंडीशन लगाएंगे कि दोनों एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, और एक्सटर्नली टच करने की कंडीशन क्या होती है कि उनके सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा, ये इसको अगर मैं नाम दे दूं d, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल टू सम ऑफ देयर रेडियस। तो C2 का रेडियस कितना b और C1 का रेडियस कितना a, C3 का यहाँ पे c आना था, सॉरी दिस इज c। तो ये d पता चल गया हमें b प्लस a के बराबर। ठीक है, रिपीट कर रहा हूं, सिर्फ C1 और C2 को कंसीडर कर रहे हैं अभी के लिए, और क्योंकि ये दोनों एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो हमने बोल दिया कि उनके डिस्टेंस, सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो उनके रेडियस के सम के बराबर होगा। ये होगी पहली चीज। अब यूज कर रहे हैं कि जो एक्स एक्सिस है ना, इनकी कॉमन टेंजेंट है, तो मान लो एक्स एक्सिस C2 को P पॉइंट पे टच करके जा रही है और C1 को Q पॉइंट पे, तो PQ एक्चुअल में है क्या, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ही तो है, किसकी, C1 एंड C2 की, राइट। PQ इज द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ऑफ सर्कल C1 एंड C2, और उसकी लेंथ के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कितनी होती है, स्क्वायर रूट ऑफ d स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ठीक, तो बस वैल्यूज पुट करो, यहां से हमें क्या मिल जाएगा, PQ की लेंथ मिल जाएगी। तो देखना कितना आएगा, ये d कितना आ गया, a प्लस बी, इसका होल स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2, एक सर्कल का रेडियस b है, दूसरे का a, तो b माइनस a का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करोगे, a स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, b स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4ab आ जाएगा, विच इज 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ ab। ठीक है, इतनी चीज तो सही है। तो हमने दो सर्कल लेके उनकी लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट फाइंड कर ली। अब जो चीज हमने C2 और C1 के लिए की है ना, सिमिलरली यही वाली सर्कल अगर मैं C3 एंड C1 के लिए करूं, सारी सेम सिचुएशन है, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, उसके लिए भी सेम कंडीशन लगेगी, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इक्वल टू सम ऑफ द रेडियस। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर मैं r मान लूं, तो QR क्या बनेगी, उनकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, उसकी लेंथ का फॉर्मूला लगेगा। तो डायरेक्टली यहां से देख के बता सकते हैं सिमिट्री से कि जो QR की लेंथ बन रही होगी ना, वो कैसी आएगी, 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ AC आएगी। और सेम चीज अगर हम यूज करें किसके लिए, सर्कल C2 और C3 के लिए, ये भी दोनों आपस में भी टच कर रहे हैं और एक्स एक्सिस को भी टच कर रहे हैं, तो C2 और C3 के लिए भी अगर तुम सेम चीज यूज करो, तो इनकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कौन सी बन रही है, PR बन रही है। सो PR कितना बनना चाहिए, 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ BC। तो हमने 1 बाय 1 एक एक पेयर कंसीडर कर लिया, उनकी लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट फाइंड कर ली, और डायग्राम से ये तो पता ही है कि जो PR वाली लेंथ है दैट कैन बी इक्वेटेड विद PQ प्लस QR। तो बस वैल्यूज पुट कर दो इसमें। सो 2 टाइम्स अंडर रूट BC, दिस इज PQ, PQ कितना आया था, 2 टाइम्स अंडर रूट AB एंड प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट AC। ये रिलेशन आ गया ए बी और सी के बीच में। क्या कर रहे हैं, सारी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर रहे हैं और स्क्वायर रूट ऑफ ABC से डिवाइड कर रहे हैं। क्या मिलेगा, 1 बाय रूट A इक्वल टू 1 बाय रूट C प्लस 1 बाय रूट A। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन देयर रेडियाई। ऑप्शन डी। अगेन दो कंसेप्ट यूज हुए, एक्सटर्नल टचिंग वाली कंडीशन और दूसरा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ। फॉर्मूला याद रखना है इसका, लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ठीक है, तो बढ़िया क्वेश्चन था काफी ज्यादा ये, और ये जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है पहले। ठीक है, ओके। A circle C touches the x-axis and the circle externally. Then the locus of the center of circle is given by। एक सर्कल गिवन है, ठीक है। सबसे पहले इसको अगर हम प्लॉट करें ना, तो क्या कुछ पता है, इसका सेंटर होगा कहाँ पे, 0,1 पे, और रेडियस इसका 1 के बराबर है। तो ये ऐसा कुछ ही तो बनेगा, ओरिजिन को टच करके जाएगा, ये 0,1 है और इसका रेडियस कितना है, 1 के बराबर। ठीक है, तो ये सर्कल बन गया। अब हमें एक ऐसा सर्कल C चाहिए जो इस सर्कल को भी एक्सटर्नली टच करे और एक्स एक्सिस को भी टच करके जाए। तो वो वाला सर्कल भी अगर हम बनाना चाहें, सो मान लेते हैं वो कुछ ऐसा सर्कल है, इसका नाम कितना, C। ठीक है, इसके लिए दो प्रॉपर्टीज हैं कि एक्स एक्सिस को टच करेगा और इस सर्कल को टच करेगा एक्सटर्नली। तो अगर 1 बाय 1 इसको यूज करना चाहें, एक्स एक्सिस को टच करने का मतलब ये, इसका सेंटर अगर मैं मान लूं H, K पे, तो इसका रेडियस कितना होगा, K के बराबर ही तो होगा।
तो हमने सेंटर मान लिया, रेडियस मान लिया, एक्स एक्सिस वाली प्रॉपर्टी का यूज हो गया, ठीक है, उसका कोई रोल नहीं है। अब कंडीशन लगेगी कि दोनों एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, तो इसका मतलब इनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस इक्वल टू सम ऑफ देयर रेडियस। तो ये कंडीशन लगाओ, कितना बनेगा, स्क्वायर रूट ऑफ h माइनस 0 का स्क्वायर प्लस k माइनस 1 का स्क्वायर, ये इनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस होगा, इक्वल टू r1 प्लस r2, पहले का रेडियस 1 है, दूसरे का k, राइट। यहां से हमें रिलेशन मिलेगा h और k में, जो कि लोकस होगा। तो दोनों साइड पे स्क्वायरिंग करके सिंप्लीफाई करो, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस k स्क्वायर प्लस 2k, k स्क्वायर कैंसिल आउट, कितना मिला, h स्क्वायर, 1 भी कैंसिल आउट, इक्वल टू 4k, x और y से रिप्लेस कर रहे हैं, x स्क्वायर इक्वल टू 4y, तो सेंटर का लोकस मिल गया हमें, x स्क्वायर इक्वल टू 4y, राइट। अब तुम अगर ऑप्शंस देखो, ए ऑप्शन में है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, बाकी किसी में नहीं है, बट साथ में एक चीज और दे रखी है, यूनियन 0, y इज लेस देन और इक्वल टू 0। इसका मतलब ये बोल रहा है कि ऐसे सर्कल का जो सेंटर होगा वो इस टाइप का हो सकता है, 0, y टाइप का, जहां पे y क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब ये चीज तो अभी तक हमें नहीं मिली, एक ही रिलेशन मिला है। अब इसको तुम थोड़ा ध्यान से सोचो ना, तो हमें ऐसा सर्कल बनाना था जो एक्स एक्सिस को भी टच करे और इस सर्कल को भी एक्सटर्नली टच करे, तो ये भी तो सर्कल एक बन सकता था ना, ऐसा कुछ, ठीक है। ये भी इसको टच करके जा रहा है, एक्स एक्सिस को भी और उसको भी एक्सटर्नली, तो इसका जो सेंटर होगा वाई एक्सिस पे तो होगा, तो किस टाइप का होगा, 0, y टाइप का होगा, और पता ही है कि y कैसा होगा, नेगेटिव होगा, नेगेटिव y एक्सिस पे, तो इसका मतलब ये भी पॉसिबल है, 0, y पे उसका सेंटर वेयर y इज नेगेटिव, राइट। तो इसका ए ऑप्शन बन जाएगा, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 18, let C and C1 be two circles in the first quadrant touching both the axes. If they touch each other, then the ratio of their radii is. दो सर्कल हैं, दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहे हैं और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और वो आपस में भी टच कर रहे हैं, राइट। तो एक बार डायग्राम बनाने की ट्राई करते हैं। एक कोई भी सर्कल है जो दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करके जा रहा है, मान लो ये सर्कल है जिसका नाम है सपोज सी। अब दूसरा सर्कल जो इसको भी टच करेगा और कोऑर्डिनेट एक्सिस को भी टच करेगा, तो ऐसा कुछ बना सकते हैं, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, राइट। ओके, अब होगा क्या ना, देखो इस कंडीशन का कैसे यूज करेंगे कि वो दोनों एक्सिस को टच कर रहे हैं, तो इसके लिए अगर उसका सेंटर, अगर उसका रेडियस h के बराबर है तो उसका सेंटर क्या होता है, h, होता है, ये पता होगा आपको। तो अगर कोई भी सर्कल दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, तो अगर उसका सेंटर h, है तो उसका रेडियस कितना होता है, h होता है, ठीक है। यही सेम चीज करेंगे। तो मान लो सी वाले सर्कल का रेडियस r है, तो इसका मतलब इसका सेंटर कहाँ पे होगा, r, पे, और इसका रेडियस कितना होगा, r होगा। एंड सिमिलरली जो दूसरा सर्कल है, इसका नाम अगर मैं C1 रखूं, तो इसका सेंटर कितना मान सकते हैं, इसका सेंटर मान लेते हैं r1, और इसका रेडियस कितना होगा, r1 के बराबर होगा, रेडियस इज ऑल्सो r1। तो इतनी इंफॉर्मेशन तो मिल गई हमें कहां से, कि दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहे हैं। अब कौन सी कंडीशन लगाना बाकी है, कि दोनों आपस में भी टच कर रहे हैं, और आपस में टच करने का मतलब, क्योंकि डायग्राम से क्लियर है कि एक्सटर्नली टच करेंगे, तो एक्सटर्नल टचिंग वाली कंडीशन लगा देंगे। तो बस लगा दो, दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना आएगा, r माइनस r1 का स्क्वायर प्लस r माइनस r1 का स्क्वायर, दोनों के रेडियस का सम विच इज r प्लस r1, राइट। बस अब आगे कैलकुलेशन है, स्क्वायर कर रहे हैं दोनों साइड पे, कितना बनेगा, 2 टाइम्स r स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर माइनस 2r r1 इक्वल टू r स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर प्लस 2r r1। तो ये बन जाएगा r स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर माइनस 6r r1 इक्वल टू 0। तो ये रिलेशन आ गया। r और r1 में पूछा क्या गया था, रेशियो ऑफ द रेडियाई, दोनों की रेशियो फाइंड करनी है। तो क्या कर रहा हूं मैं, सारी इक्वेशन को r1 स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूं, ये बन गया। अब क्योंकि ये r अपॉन r1 में क्वाड्रेटिक बन गई, चाहो तो इसको t मान लेना, तो टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 1 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से t मिल जाना चाहिए, 6 प्लस माइनस अंडर रूट 36 माइनस 4 अपॉन 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो बनेगा 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 32 का मतलब क्या होता है, 4√2, ये बन जाएगा 2√2। तो रेशियो मिल गई ना, r अपॉन r1 कितना, 3 प्लस माइनस 2√2, राइट। तो ये रिजल्ट मिल जाएगा 3 प्लस माइनस 2√2। लेट्स स्टार्ट।
Consider the family of circles passing through two fixed points A and B, then the distance between points A and B. Family of circle की इक्वेशन गिवन है और बोला क्या गया है कि वो दो फिक्स्ड पॉइंट से पास करके जा रहे हैं। तो ध्यान देना, जब हमने फैमिली ऑफ लाइंस की बात की थी उसमें भी ऐसे क्वेश्चंस आते थे कि एक फैमिली ऑफ लाइंस की इक्वेशन गिवन होती थी और बोला जाता था कि वो एक फिक्स पॉइंट से पास करके जा रही है, तो हम क्या करते थे, उसको कन्वर्ट कर देते थे L1 प्लस लैम्डा L2 बराबर 0 वाली इक्वेशन में। मतलब लैम्डा वाली सारी टर्म्स अलग कर लेते थे और बाकी टर्म्स को अलग कर लेते थे। इसमें अगेन सेम चीज करेंगे। फैमिली ऑफ सर्कल की इक्वेशन गिवन है, बोल रखे दो फिक्स्ड पॉइंट से पास करके जाएंगे, तो या तो वो S1 प्लस लैम्डा S2 बराबर 0 वाली इक्वेशन बनेगी या फिर S प्लस लैम्डा L बराबर 0 वाली इक्वेशन बनेगी। करना क्या है, लैम्डा वाली टर्म्स को सेपरेट करो, बाकी उनको सेपरेट रखो। तो देखना कर रहे हैं एक बार, लैम्डा वाली तो एक ही टर्म है, तो बाकी क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 प्लस लैम्डा टाइम्स माइनस 2y इक्वल टू 0। तो पहले वाला सर्कल की इक्वेशन है, s मान सकते हैं इसको, दूसरी लाइन की इक्वेशन है l मान सकते हैं। तो मतलब कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, s प्लस लैम्डा l बराबर 0, जो कि हमें पता है कहां से पास करके जाती है, s इक्वल टू 0 और l इक्वल टू 0 वाली लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करके जाते हैं ये सारे के सारे सर्कल्स। तो बस वही करना है। अगर तुम्हें चाहिए कि कौन से दो फिक्स्ड पॉइंट्स हैं तो इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट्स फाइंड कर लो। तो देख लो, s इक्वल टू 0 कौन सी इक्वेशन है, ये बनेगी, और l इक्वल टू 0 मतलब माइनस 2y इक्वल टू 0, दैट इज y इक्वल टू 0। इन दोनों को सोल्व करना है आपस में। तो y तो फिक्स हो ही गया है, 0 के बराबर है, y इक्वल टू 0 पुट करोगे, सर्कल की इक्वेशन में क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0, फैक्टराइज हो जाएगा, x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 4 एंड माइनस 2। सो दो x की वैल्यूज मिली, एक y की, तो इसका मतलब कौन कौन से इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिलेंगे, एक तो 4,0 मिलेगा, एक मिलेगा माइनस 2,0। ये पता चल गया कि ये फैमिली ऑफ सर्कल हमेशा इन दो फिक्स्ड पॉइंट से पास करेगा। पूछा गया था तुमसे डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स, तो डिस्टेंस कितना हो गया, 6 हो गया। याद रख सकते हैं इसको। फैमिली ऑफ सर्कल की जब भी इक्वेशन गिवन है, लैम्डा वाली टर्म से अलग करो, या तो वो S1 प्लस लैम्डा S2 बराबर 0 बनेगा या फिर S प्लस लैम्डा L बराबर 0, और वो कहां से पास करता होते, दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से। ओके, इफ थीटा इज द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स देन द लेंथ ऑफ देयर कॉमन कोड। दो सर्कल हैं, थीटा एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उनके कॉमन कोड की लेंथ पूछी गई है। सबसे पहले डायग्राम बना रहे हैं, ये हो गया पहला सर्कल एंड अनदर सर्कल। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन थीटा का मतलब जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उन पे टेंजेंट्स के बीच का एंगल थीटा होगा, या फिर ये बोल लो वहां पे बनने वाली नॉर्मल्स के बीच का एंगल थीटा होगा। तो ये अगर सेंटर C1 है, दिस इज C2, इनको आपस में ज्वाइन कर देते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट्स मान लेते हैं ए बी। तो हमसे पूछा क्या गया है, लेंथ ए बी, कॉमन कोड की लेंथ पूछी गई है और एंगल दे रखा है हमें थीटा के बराबर, सो दिस एंगल इज थीटा। ठीक है, पता क्या पूछा है हमें, दोनों सर्कल के सेंटर पता है, रेडियस पता है। तो पहले वाले का रेडियस ए, दूसरे का बी, पहले का सेंटर 0,0, दूसरे का C,0। तो इसका मतलब C1 C2 वाली लेंथ कितनी होगी, C के बराबर या फिर मॉड ऑफ C के बराबर। ठीक, और AB की लेंथ पूछी है, तो अगर ये इंटरसेक्शन पॉइंट M है तो हमें पता है AB होता क्या है, 2 टाइम्स ऑफ AM होता है। ठीक है, ये चीज क्लियर है। ओके, तो ट्राई करते हैं सबसे पहले AM फाइंड करने की। तो देखना, इन ट्राइंगल AC1C2, AC1C2 ट्राइंगल को कंसीडर कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो इसका एरिया तो निकाल ही सकते हैं हम लोग ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल AC1C2 कैसे आएगा, 1/2 AB sin थीटा, राइट। और दूसरा एरिया निकालने का तरीका एक और है हमारे पास, कैसे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस अगर तुम C1 C2 को कंसीडर करो तो इसकी लेंथ कितनी, मोड ऑफ C, इंटू हाइट कितनी AM, जो कि हमें नहीं पता, ये चीज है। तो दोनों एरियाज को आपस में इक्वेट अगर तुम करोगे, क्या मिलेगा, AB sin थीटा इक्वल टू मोड ऑफ C इंटू AM। सो AM यहां से हमें कितना मिल गया, AB sin थीटा अपॉन मोड C, राइट। AM आ गया, पूछा गया था AB की लेंथ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सो AB इज 2AB sin थीटा अपॉन मोड C, ये मिला। तो देख लो लेंथ ऑफ कॉमन कोड कौन सा ऑप्शन बनेगा। तो ऑप्शन में देख सकते हैं, इस फॉर्म में ऑप्शन नहीं दे रखे, तो चेक करना पड़ेगा कौन सी फॉर्म इसके इक्वल बनेगी। अब ऑप्शन देखो कौन सी फॉर्म के है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा वाली फॉर्म के हैं। ठीक है, तो फिर से हम कर सकते हैं,
AC1C2 वाली ट्राइंगल में अगर तुम फिर से कोसाइन रूल लगाओ ना, क्योंकि ये चीज़ कहाँ से मिलेगी हमें, कोसाइन रूल से मिलेगी, तो कोसाइन रूल लगा रहे हैं। कोसाइन रूल से क्या मिलेगा तुम्हें, कोस थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। तो इसका मतलब क्या मिल गया यहाँ से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा इक्वल टू सी स्क्वायर मिला, राइट। दोनों साइड पे अगर तुम स्क्वायर रूट लोगे तो स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ सी, राइट। तो बस अब देख लो हमारा जो रिजल्ट आया था उसमें मोड सी की वैल्यू तुम रिप्लेस कर सकते हो। सो 2ab साइन थीटा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा। तो अब कोई ना कोई ऑप्शन मैच कर जाएगा, ऑप्शन सी, राइट। ओके, सो इसी के साथ ये सेशन हमारा कंप्लीट हो गया, सेशन नंबर 2। तो सर्कल चैप्टर भी कंप्लीट है, ठीक। ये क्वेश्चंस देखना दोबारा से, इसके बाद नेक्स्ट वाले स्लॉट में इस चैप्टर का आपका टेस्ट होगा। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ओके, सो थैंक यू।